अब ये तो हमारा हो गया इंट्रिंसिक पाथवे, जो कि ब्लड वेसल के अंदर कोई इंजरी हुई है या ब्लड वेसल का कोलेजन अगर डिस्ट्रॉय हुआ है तब एक्टिवेट हुआ है। अब हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे तब एक्टिवेट होता है जब हमारी टिश्यू के अंदर कोई इंजरी होती है। टिश्यू के अंदर इंजरी होती है तो क्या रिलीज़ होता है? सबसे पहले टिश्यू फैक्टर रिलीज़ होता है। टिश्यू फैक्टर का दूसरा नाम जो है वो है हमारा 3, क्लॉटिंग फैक्टर 3। अब जो थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर है ना, ये सबसे पहले एक्टिवेट करवाएगा हमारे क्लॉटिंग फैक्टर 7 को इनटू एक्टिवेटेड फॉर्म, और एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जो फैक्टर 7 है ना वो डायरेक्टली, जैसे यहाँ पर तो इतना लंबा पाथवे हुआ था फिर 10 आया था, लेकिन यहाँ पर फैक्टर 7 डायरेक्टली फैक्टर 10 को फैक्टर 10A में एक्टिवेट कर देगा, और ये फैक्टर 10A जैसे हमने नॉर्मल एक्टिविटी देखी थी, और इस पॉइंट पर आकर के दोनों मर्ज हो जाएंगे। यहाँ पर है इसके लिए तो हमने ये इस तरह करके देखा था इंट्रिंसिक के लिए। एक्सट्रिंसिक के लिए हम देखेंगे सबसे पहले 3 आएगा, 3 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद डायरेक्ट 10 आएगा, और 7 से 10 जाने में भी हमारे पास एड होगा 8 का। तो यहाँ पर भी हमने कह दिया कि भाई 8A जो है वो एड कर रहा है इसके अंदर। अच्छा, अब ये थ्रोम्बिन बनने के बाद जब ये दोनों पाथवे से थ्रोम्बिन बन जाएगा तो ये थ्रोम्बिन फर्दर 2 चीज़ों को एक्टिवेट करेगा, या तो नहीं, मतलब एक्चुअली 2 चीज़ों को ही करेगा। सबसे पहले ये फिब्रिनोजेन जो होता है हमारा फैक्टर नंबर 1 है, ये हमारा इसको एक्टिवेटेड फॉर्म में यानी फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म फिब्रिन है, फिब्रिन में इसने कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद ये फैक्टर नंबर 13 को भी एक्टिवेट करता है फैक्टर 13A के अंदर। अब 13A और फिब्रिन आपस में मिलके जो है क्लॉट फॉर्मेशन करवा देते हैं।